Hello everyone, welcome to iKitab. So let's start with the newspaper analysis for 21st of March. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा न्यूज को डिस्कस करना है। देखिए आज काफी इजी टॉपिक्स आए हुए हैं। फर्स्ट इज अबाउट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा क्या होता है हम इसके बारे में समझेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट व्हाट इज किंजल मिसाइल और कहां पर इसको यूज किया जाता है। थर्ड विल टॉक अबाउट व्हाट इज जोजिला पास, कहां पर ये प्रेजेंट है। फोर्थ विल टॉक अबाउट ड्रोन्स, ड्रोन्स का एक यूज होता है जहां पर मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। तो इंडिया के अंदर पहली बार इसको मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो कौन कौन सी कंपनी है जो कि इसको यूज कर रही है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट व्हाट इज सूरजकुंड मेला, और सूरजकुंड मेला कहां पर होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। हम बात करने वाले हैं नेवा के बारे में, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में। देखिए नागालैंड हमारी कंट्री के अंदर पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिन्होंने अपने सारे के सारे स्टेट असेंबली के जितना भी काम वगैरह है ना, उसको पेपरलेस फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। देखिए अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। विधान का मतलब होता है विधानसभा, विधानसभा का सीधा सा मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर ई उसके आगे आ जाता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के काम होते हैं सबको सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होंगे। इसका मतलब है वो सारी की सारी चीजें जो कि पहले पेपर के फॉर्मेट में होता था वो सबका सब सेम चीज अब इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या है, नागालैंड का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इट हैज बिकम टोटली पेपरलेस, और ये बनने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए अगर ये एक टाइप का एप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या है, एक टाइप का मोबाइल एप्लीकेशन है, टैब एप्लीकेशन है। अगर ये एप्लीकेशन है इसका मतलब है इसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई आपको क्लाउड चाहिए। वो क्लाउड प्रोवाइड करता है एनआईसी, यानी कि जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स कमीशन है वो एक टाइप का ऐसा क्लाउड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है मेघराज। तो जस्ट रिमेंबर कि मेघराज क्या है, मेघराज एक टाइप का एनआईसी का क्लाउड है जिसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन वगैरह स्टोर हो सकते हैं। सिमिलरली जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि जो नेवा एप्लीकेशन है जो कि नागालैंड का है, उसको भी इसी पर्टिकुलर ऐप के मतलब इसी पर्टिकुलर क्लाउड के ऊपर इसको स्टोर किया गया है। इसके कारण क्या होगा, नागालैंड का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज नेवा। देखिए नेवा एक टाइप का मेंबर सेंट्रिक एप्लीकेशन है जो कि डिवाइस न्यूट्रल है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मेंबर सेंट्रिक, इसका सीधा सा मतलब इसका ये है कि हर एक पर्टिकुलर मेंबर, जितने भी एमएलएस वगैरह प्रेजेंट होंगे नागालैंड के, हर एक के पास अपना खुद का एक सिंगल अकाउंट होगा और उस अकाउंट के थ्रू उनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाया करेगी। एंड सेकंड इज व्हाट इज डिवाइस न्यूट्रल। डिवाइस न्यूट्रल का मतलब होता है कि आप किसी भी डिवाइस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, बेट मोबाइल, बेट टैब्स, बेट लैपटॉप, किसी भी पर्टिकुलर टाइप के या फिर डेस्कटॉप, किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब किसी भी ऐसे जो भी आपके पास डिवाइसेस है उसके अंदर अगर ये एप्लीकेशन प्रेजेंट है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ना इससे क्या होगा, जितने भी एमएलएस वगैरह प्रेजेंट है नागालैंड के अंदर, हर एक पर्सन को यहाँ पर जो भी हाउस के बिजनेस वगैरह होते हैं उनका सारा का सारा डेटा, अब देखिए अब पेपर के फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है, उनका सारा का सारा डेटा उनके टैब में या फिर उनके फोन में हुआ करेगा। देखिए जैसे कि किसी पर्टिकुलर जो मेंबर्स वगैरह है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या क्या है, कौन कौन से बिजनेसेस किस दिन लेके आने हैं हाउस के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रूल ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ द मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देन व्हाट आर द बुलेटिन्स, नोटिसेस, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चंस, आंसर्स, बिल्स, कमिटीज, एवरी सिंगल थिंग बेसिकली जो कि पहले पेपर के फॉर्मेट में होता था उन सबको भी रिड्यूस करके नॉन पेपर यानी कि एक टाइप का ऑनलाइन सब कुछ करने की कोशिश की गई है। इसे सिंपल वर्ड में पेपरलेस फॉर्मेट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टैबलेट्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, इन सब चीजों के ये सब जो डिवाइसेस वगैरह होते हैं इन डिवाइसेस के अंदर अब ये सारा का सारा डेटा आप स्टोर किया जा सकता है। अब देखिए अगर आप नेवा के बारे में बात करेंगे, नेवा का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले क्या होता था। देखिए पहले मान लीजिए कि अगर एक पर्टिकुलर बिल लेकर आना है, ठीक है, तो उसके लिए पेपर नंबर 1 आता था। पेपर नंबर 1 के बाद मान लीजिए इसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट्स होते हैं तो उसके साथ में पेपर नंबर 2, उसके साथ पेपर नंबर 3, तो इन सबको एक साथ में स्टैक करके रखना होता था, तब जाकर आपका एक फाइनल बिल बनता था। बट अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्शन होता जाएगा। बिकॉज आपका जो ये पोर्टल है, नेवा पोर्टल है, उसके ऊपर ऑब्वियसली देखिए अगर आप उसके अंदर कोई भी चीजें ऐड करते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने एक बिल बनाया तो एक पेज के ऊपर आपने सारा का सारा बिल लिख दिया, उसके बाद आपको जो भी चीजें ऐड करनी है आप सिंपली उसको एडिट करके ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पेजेस वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने टैब के अंदर उन सब चीजों को ऐड कर सकते हैं। मतलब जो ये सब चीजें क्या है, ऑटोमेटिकली डेटा इसका कलेक्ट होता जाएगा। सेकंड चीज, जितने भी मेंबर ऑफ द हाउस यानी जितने भी एमएलएस वगैरह नागालैंड के प्रेजेंट है उन सबका अपना अपना खुद का सिक्योर पेज है। सिक्योर पेज का मतलब क्या है, हर एक के पास अपना लॉगिन पासवर्ड है, मतलब अपना खुद का लॉगिन आईडी है, खुद का अपना पासवर्ड है। उसके बेसिस पे वो अपने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर कर सकते हैं और जो भी डिटेल वगैरह उनको चाहिए वो वहां से ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी नोटिस वगैरह, जो भी आंसर्स, बिल्स जो चाहे वो वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज देखिए नेवा को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए एक एम नेवा लॉन्च किया गया है। एम नेवा का सीधा सा मतलब है मोबाइल नेवा। देखिए नेवा हमारे पास ऑलरेडी था जिसको आप टैब में जो लैपटॉप है इन सब में यूज कर सकते थे, उसी को मोबाइल में यूज करने के लिए सिंपल इसका एम नेवा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के ऊपर ही इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज, किस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर के अंदर किस दिन कौन कौन से बिजनेस वगैरह होने वाले हैं, ये सारी चीजें पब्लिक को भी पता चलेगी। पब्लिक अगर चाहे तो भी एम नेवा प्लेटफॉर्म को यूज कर सकती है, मतलब सिंपली इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करके आप अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। और नागालैंड के कौन कौन से दिन कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस वगैरह हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे बिल्स वगैरह पास होने वाले हैं, इन सबका डेटा मतलब डिटेल वगैरह है, इन सबका जो डेटा वगैरह है वो सब पब्लिक भी ले सकती है। सेकंड चीज, अगर आप इसके शेयरिंग की बात करेंगे, फंडिंग की बात करेंगे, तो नेवा प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में काम कर रही है। देखिए जस्ट रिमेंबर वन थिंग, देखिए नागालैंड ने इसको लॉन्च किया, इसका ये मतलब नहीं है कि नागालैंड ने इसको खुद डिसाइड किया था। नागालैंड इसको मतलब जो कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के ऊपर कर रहा है, और उसके कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसका 90% पैसा दे रहा है, और जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि नागालैंड है वो सिर्फ और सिर्फ 10% जो 10% ऑफ द फंडिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। ऑलराइट,
राइट, अब देखिए इसका मेन एम क्या है, मेन एम क्या है, नेवा को धीरे धीरे और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा। अभी तो ये सिर्फ राइट नाउ सिर्फ नागालैंड के अंदर है, और धीरे धीरे इसको बाकी स्टेट्स एंड फिर जो सेंट्रल लेवल है वहां पर भी इसको लेके जाया जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, कंट्री के जितने भी लेजिस्लेचर्स वगैरह हैं, सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की, जो भी फिर ग्राम पंचायत वगैरह हैं, धीरे धीरे उनको भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या होगा लास्ट में, अगर आप मतलब फाइनली देखेंगे तो नेवा के अंदर एक मैसिव डिपोजिटरी ऑफ डेटा हो जाएगा। मतलब इसके पास सेंट्रल का जो पार्लियामेंट है उसका सारा का सारा डेटा वगैरह प्रेजेंट होगा, जितने भी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनका सारा का सारा डेटा होगा, ग्राम पंचायत का सारा डेटा होगा। तो बेसिकली डेटा का रिपोजिटरी बन जाएगा, मतलब सारा का सारा डेटा आपको एक जगह पर सिंगल जगह पे मिल जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर ई असेंबली बोलते हैं, फिर इसी को आप सिंपल वर्ड्स में पेपरलेस असेंबली बोलते हैं, जहां पर आप पेपर्स का यूज नहीं करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर अपने किसी भी असेंबली वर्क को वहां पर रख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक। आई होप आपका जो ये बेसिक चीजें थी ये सब क्लियर हो गई। इसका मेन काम क्या होगा, जितना भी लॉ मेकिंग प्रोसेस है, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आपको ट्रैक करना है, डिसीजंस वगैरह लेना है, वो सब सिंपली आप पेपरलेस फॉर्मेट में कर सकते हैं। मतलब आप सिंपली अपने ऐप वगैरह को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट वन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन नाउ। यहां हम बात करने वाले हैं किंजल मिसाइल के बारे में। देखिए, अगर आप ये प्लेन देख रहे हैं तो इस प्लेन के नीचे वाला जो व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज मिसाइल, और यही जो मिसाइल है ना, ये जो फॉर्मेट का मिसाइल है, इसे कहते हैं किंजल मिसाइल। ठीक है, बात करते हैं जो किंजल मिसाइल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टाइप का रशियन मिसाइल है, इसका पूरा नाम है KH-47M2 किंजल। ठीक है, ये इसका मतलब मिसाइल का फुल नेम है। सेकंड चीज, एक टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल है। आपको याद है इसके बारे में हमने बात की थी। देखिए, हाइपरसोनिक का मतलब होता है, सोनिक वर्ड जो होता है ना, सोनिक वर्ड स्पीड ऑफ साउंड से डिक्लेयर करता है। ठीक है, साउंड के स्पीड से यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेट करता है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, जब भी कोई एक ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा यूनिट जो कि साउंड के स्पीड से इक्वल चल रहा है, मतलब इक्वल टू साउंड ऑफ स्पीड से उसका स्पीड है, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज सोनिक स्पीड। सोनिक का मतलब क्या होता है, सोनिक स्पीड का सिंपल सा मतलब यह है कि कोई चीज अगर मूव कर रही है वो साउंड के स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। अब जस्ट सपोज कोई चीज ऐसी है जो कि स्पीड उसकी साउंड के स्पीड से कम है, अगर मतलब जो भी चीज ट्रैवल कर रहा है अगर उससे कम है, उसे कहते हैं सबसोनिक। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो सबसोनिक क्या होता है, सबसोनिक का मतलब है जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से कम है। देन कम्स एक कोई भी ऐसी चीज जिसकी स्पीड साउंड से लेकर के मतलब 1 से लेकर के 5 टाइम्स तक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि साउंड के स्पीड से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ट्रैवल कर सकता है, उसे कहते हैं सुपरसोनिक चीज। ठीक है, सुपरसोनिक। और कोई ऐसी चीज जो 5 मैक से फास्ट मूव कर सकता है, मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो कोई ऐसी चीज जो कि स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा तेज से मूव कर सकता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज हाइपरसोनिक स्पीड। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो जो चीज साउंड के स्पीड से स्लो मूव करती है उसे कहते हैं सबसोनिक, जो साउंड के स्पीड के बराबर मूव करती है उसे कहते हैं सोनिक, जो साउंड के स्पीड से लेकर के 5 गुना तक ट्रैवल करती है उसे कहते हैं सुपरसोनिक, और कोई ऐसी चीज जो कि साउंड के स्पीड से 5 टाइम्स से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। तो जो आप जो किंजल मिसाइल देख रहे हैं वो टाइप का हाइपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, इसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल स्पीड जो है दैट इज अराउंड मैक 10, मतलब साउंड की स्पीड से 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट ही मूव कर सकते हैं। सेकंड चीज, इसकी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट जहां से भी इसको मतलब ड्रॉप किया जाएगा वहां से ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर दूर तक भी ड्रॉप कर सकता है, मतलब वहां जाकर भी स्ट्राइक कर सकता है। सेकंड चीज, इट इज कॉल्ड एज एरो बैलिस्टिक एयर टू सरफेस मिसाइल। इसका मतलब क्या है, देखिए एरो बैलिस्टिक का सीधा सा मतलब है एक टाइप का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड चीज ये एयर से फायर किया जाएगा। थर्ड चीज ये एयर टू सरफेस है, मतलब आप उसको एयर से एयर पे ड्रॉप नहीं कर सकते, मतलब अगर आप चाहे तो एक एरोप्लेन से दूसरे एरोप्लेन पे इस पे मतलब ब्लास्ट नहीं कर सकते। आप चाहो तो एरोप्लेन से मतलब टारगेट लगा करके किसी भी लैंड के टारगेट पे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एयर से आप टारगेट करोगे टू सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर यानी कि लैंड के ऊपर आप अटैक कर सकते हो। दैट थिंग इज कॉल्ड एज एयर टू सरफेस मिसाइल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एक टाइप का न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, किंजल मिसाइल जो कि रशियन मिसाइल है वो टाइप का न्यूक्लियर कैपेबल है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आप चाहो तो न्यूक्लियर वॉरहेड को भी डाल सकते हो। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई मिसाइल होती है, मिसाइल का पूरा पार्ट यहाँ पे न्यूक्लियर से भरा हुआ नहीं होता है, सिर्फ उसका टिप होता है ना, सिर्फ वहीं पे न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं, मतलब वहीं पर सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है। बाकी सब जो होता है वो नॉर्मल वहां पर जो बारूद होता है वो होता है। जब ये बारूद ब्लास्ट होता है ना तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट जो है उसके अंदर रेडियो एक्टिव जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह वो स्टार्ट हो जाते हैं, उसके कारण काफी ज्यादा हार्मफुल मतलब रिएक्शंस वगैरह कॉज करता है। ऑलराइट, अब देखिए एक चीज समझिए इस चीज को, जब भी आपको किंजल मिसाइल को लॉन्च करना है तो किंजल मिसाइल आप किसी भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से लॉन्च नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन चाहिए। जैसे कि रशिया के पास कुछ ऐसे मतलब एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि Tu-22M3 बॉम्बर्स नाम का एक एयरक्राफ्ट है, सिमिलरली MiG-31K है। ये सब ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर आप किंजल मिसाइल को लगा करके ड्रॉप कर सकते हो। नाउ जैसा मैंने ऊपर बताया, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों को ही एक साथ में कवर कर सकते हैं। कन्वेंशनल का मतलब क्या है, सिंपल बारूद, और न्यूक्लियर का मतलब क्या है, बारूद के साथ में कुछ न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को भी एक साथ लेकर जा सकता है और जहां चाहे वहां पे जाके ड्रॉप कर सकता है, मतलब ड्रॉप कर सकता है। नेक्स्ट चीज देखिए, रशिया का जितना भी साउथ वाला पार्ट है, जितना भी वेस्टर्न वाला पार्ट है, जो कि एक्चुअली अभी यूक्रेन से फाइट कर रहे हैं, उन सारे के सारे एयर बेसेस के अंदर अभी किंजल मिसाइल को ड्रॉप किया गया, रखा गया है, जहां पर
जो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मिग 31 के है। मिग 31 के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइप का एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया के पास है। इसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर इस किंजल मिसाइल को यहाँ पे लगाया गया है और उसके साथ इसको मतलब छोड़ा जा रहा है। अब देखिए, किंजल मिसाइल कोई न्यू मिसाइल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, किंजल मिसाइल न्यूज में इसलिए आया बिकॉज यूक्रेन के ऊपर यहाँ पर माना जा रहा है कि इससे हमला हुआ है, बट एक्चुअली 2017 के अंदर ही आ गया था। 2017 के अंदर आ गया था और 2018 के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने इसको एक वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक वेपन्स की तरह डिक्लेयर कर दिया था। मतलब इसको काफी इंपॉर्टेंट वेपन माना जाता है बेसिकली रशिया के अंदर में। तो इससे पहले देखिए 2017 में इसका ऑफिशियल लॉन्च हुआ था, बट 2016 में, उससे एक साल पहले रशिया ने जब सीरिया के ऊपर अटैक किया था, सीरिया में आपको याद होगा जो आईसिस का यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब जो इंपैक्ट था काफी ज्यादा बढ़ गया था, उस टाइम रशिया और यूएसएस ने साथ में मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया था ताकि जो भी यहाँ पर आईसिस के जितने भी मतलब ऐसे खुफिया ठिकाने हैं उन सब पे अटैक किया जाए। तो उस टाइम रशिया ने जो अटैक किया था वो दैट वाज एक्चुअली डन थ्रू किंजल मिसाइल। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो किंजल मिसाइल को यूज करके ही उन्होंने सीरिया के जो आईसिस वगैरह थे उनके ऊपर अटैक किया था। एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस मिसाइल को अभी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ नेटो के वॉरशिप के ऊपर ही अटैक करता है। मतलब कि ऐसे मिसाइल, ऐसे कोई भी वॉरशिप, कोई भी ऐसा नेवल शिप, कोई भी ऐसा लैंड शिप जो कि नेटो का है ना, मतलब उसी के ऊपर बेसिकली अटैक करता है। ठीक है, तो नेटो का कोई भी अगर मिसाइल डिफेंस शिप हो गया, कोई भी लैंड टारगेट्स हो गया, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, इन सब के ऊपर अटैक करता है। इसका मतलब क्या है, यूएसए के जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि MIM 104 आपने सुना होगा। MIM 104 टाइप का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि किसी भी इनकमिंग मिसाइल को हवा के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पर्टिकुलर सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है किंजल मिसाइल। सेकंड चीज, देयर थिंग कॉल्ड एज थार्ड मिसाइल। आपने थार्ड के बारे में सुना होगा। थार्ड एक्चुअली एक टाइप का मिसाइल नहीं है, थार्ड एक्चुअली एक टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि यूएसए के पास है। एयर डिफेंस सिस्टम का आई होप आप मतलब समझ रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत ही सिंपल सा मतलब ये है कि जस्ट सपोज कि यहाँ पर आपने एक एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका एक टाइप का रेंज होता है। मतलब रेंज में क्या होता है, जैसे अगर आपने यहाँ पर कुछ मिसाइल्स वगैरह लगा रखी है, तो कोई भी अगर दूसरी मिसाइल आपके इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ये मिसाइल एक्टिव हो जाएगा और जाकर इस पर्टिकुलर मिसाइल को हवा के अंदर ही ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब आपके ऊपर कोई भी मिसाइल यहाँ पे ड्रॉप नहीं होने देगा। तो इसलिए जो थर्ड मिसाइल है, थर्ड डिफेंस सिस्टम है, वो यूएसए के पास है। सिमिलरली वी हैव एजिस कॉम्बैट सिस्टम, ये भी यूएसए के पास है। MIM 104 जो पैट्रियट सिस्टम है, ये भी यूएसए के पास है। तो ये सब जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, इन सबको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है किंजल मिसाइल। नाउ मोर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मिसाइल, ये जो किंजल मिसाइल है, ये पूरी तरीके से कोई नया मिसाइल नहीं है। इससे पहले एक टाइप का 9K720 मिसाइल बेसिकली रशिया के पास हुआ करता था। उसी सेम मिसाइल का उन्होंने डिजाइन उठाया है, सिर्फ उसका जो गाइडेंस कंपोनेंट था उसको चेंज कर दिया है। उसी के कारण किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल हो गया है। सेकंड चीज, जो किंजल मिसाइल है वो किसी भी स्टेशनरी टारगेट्स और मोबाइल टारगेट्स दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, दोनों के ऊपर ही अटैक कर सकता है। नेक्स्ट चीज देखिए, जब इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर ही हाइपरसोनिक स्पीड के अंदर जा सकता है। इसका मतलब है कुछ सेकंड्स के अंदर ये साउंड ऑफ स्पीड से भी ज्यादा ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट चीज, इसकी इतनी जो हाई स्पीड है ना, वो एक्चुअली इसको और ज्यादा घातक बनाती है और ज्यादा इसको इफेक्टिव बनाती है, बिकॉज ये किसी भी टाइप के रडार के अंदर नहीं आ पाता है। नेक्स्ट इज कि जितना भी इसके पास मतलब काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट इज ऑलमोस्ट 432 टाइम्स मोर देन जो एक टोमाहाक मिसाइल है जो कि यूएसए के पास है। इसका ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा मतलब जो स्पीड है वो इस किंजल मिसाइल के पास आती है। तो क्वेश्चन कम्स, क्या आपको ये सब याद करना है? नो, आपको ये सब याद नहीं करना है। कौन से मिसाइल की कौन सी स्पेसिफिकेशन आपको याद नहीं करनी है, अनलेस वो मिसाइल इंडिया की हो। तो आप जानते हैं ये मिसाइल यहाँ पर इंडिया की नहीं है, ये सब रशिया की है। तो क्वेश्चन कम्स कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है? यहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किंजल मिसाइल किस कंट्री का है। सेकंड चीज, टोमाहॉक मिसाइल किस कंट्री का है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ किंजल मिसाइल्स। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बट आई हैव टोल्ड यू ताकि आपके दिमाग के बैक ऑफ मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड ये सब रहे, ताकि जस्ट सपोज अगर आपको कभी भी मेंस वगैरह में जरूरत पड़ती है, फिर इंटरव्यू में जरूरत पड़ती है, तो आप ये सब चीजें बोल सके। ऑलराइट, अब देखिए इसका ऑपरेशनल हिस्ट्री हमारे काम का है नहीं वैसे, बट अगर आप शॉर्ट में समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं कि जो मिग 31 के जो कि रशिया के पास एक टाइप का एयरक्राफ्ट है, उसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर रखकर किंजल मिसाइल को काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। और 2018 के आसपास में काफी ज्यादा सॉर्टीज वगैरह की गई थी, मतलब काफी सारे प्रैक्टिस वगैरह किए गए थे इसको लेकर। 2019 के अंदर फिर से किया गया था। और मोर इंपॉर्टेंट यह है कि 2022 के अंदर जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया है, तो ऐसा फिर से बोला जा रहा है कि किंजल मिसाइल को यूज किया गया था। रशिया के अंदर, सॉरी, यूक्रेन के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है डिलाइटन नाम के प्लेस के ऊपर अटैक करने के लिए रशिया ने यहाँ पर इसी किंजल मिसाइल का यूज किया था। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अब देखिए इसके अलावा अगर आप एक चीज को देखेंगे तो किंजल मिसाइल को रशिया ने जो डिप्लॉय किया हुआ है कैस्पियन सी और ब्लैक सी के आसपास में भी इसको डिप्लॉय किया हुआ है। तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देखिए, दिस इज यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज रशिया। ठीक है, दिस इज यूक्रेन, आप देख रहे हैं, दिस इज यूक्रेन, दिस इज क्रीमिया वाला पार्ट। तो अगर आप क्रीमिया को देख रहे हैं तो उसके नीचे वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज ब्लैक सी, और रशिया के नीचे वाला पार्ट यहाँ पे कैस्पियन सी है। सो रशिया और जो है ब्लैक सी को और कैस्पियन सी दोनों को ही टच करता है। दोनों ही वाटर बॉडीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किंजल मिसाइल को दोनों तरफ रखा हुआ है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं जोजिला पास के बारे में।
ऑलराइट, देखिए जोजिला पास का आपने यहाँ पर एक बेसिक इमेज देख लिया, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप का पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लद्दाख के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। जो लद्दाख है वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसका नाम है द्रास। द्रास के पास में ही द्रास और सुरु नाम के दो वैलीज है। वैली जानते क्या होता है? देखिए मुझे सपोज दिस इज अ माउंटेन एंड दिस इज अ माउंटेन, दो माउंटेन के बीच वाला जो ये पार्ट होता है ना, जहां पर मतलब माउंटेन का नीचे वाला पार्ट होता है, उसे कहते हैं वैली, ठीक है। तो इस तरीके से द्रास वैली और सुरु वैली नाम के दो प्लेसेस जो कि लद्दाख के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पर ये जोजिला पास प्रेजेंट है। क्वेश्चन कम्स की पास क्या होता है? देखिए जस्ट सपोज एक बहुत बड़ा माउंटेन है, तो आप जानते हैं कि आप माउंटेन के ऊपर से ऐसे तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है, हर एक पर्सन को ट्रैवल नहीं कर सकता है, बट कुछ कुछ जगह पर ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर माउंटेन सिस्टम है। वेट लेट मी शो यू दिस थिंग। जस्ट सपोज कि आपके पास एक माउंटेन सिस्टम है, ठीक है। अब उसी माउंटेन सिस्टम में देखिए जस्ट सपोज आपके ऐसा माउंटेन सिस्टम है। अब जस्ट सपोज ये माउंटेन सिस्टम काफी ऊंचा है। अब अगर यही माउंटेन सिस्टम में ये वाला पार्ट मान लीजिए क्रैक हो, ठीक है, और यहां पर एक जगह मतलब बनी हुई हो जहां से इंसान ट्रैवल कर सकता है, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज पास। तो पास एक सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? पास को आप सिंपली समझ सकते हैं एक माउंटेन, क्या फिर एक माउंटेन रेंज के अंदर कोई भी ऐसा प्लेस जहां से लोग सामान ये सब कैरी कर सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ पास, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, और बहुत सारे नेचुरल पास वगैरह होते हैं, और जहां पे नेचुरल पास नहीं होती है, जरूरत होती है, वहां पर मतलब कि काट कर उसको पास बनाया भी जाता है, मतलब बहुत सारे आर्टिफिशियल पास भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर जो जोजिला पास है एक्चुअली टाइप का नेचुरल पास है, जो कि लद्दाख के अंदर प्रेजेंट है, जो कि द्रास और सुरु वैली के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, आपको जो यहां पर याद रखना है वो ये याद रखना है, आगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे कश्मीर और लद्दाख को ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, मतलब एक तरफ कश्मीर और एक तरफ लद्दाख है, दोनों को ये कनेक्ट करता है, उसी कारण जो जोजिला पास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि इसके लिए और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप नेशनल हाईवे 1 को जानते हैं, NH1 को जानते हैं, NH1 यहां पर लेह और श्रीनगर के बीच में जाता है। जब वो लेह और श्रीनगर के बीच में जा रहा होता है ना, तो बीच में जोजिला पास भी आता है, और इसी जोजिला पास को ट्रेवल किया गया है NH1 के थ्रू। इसका मतलब है वहां पर भी बहुत ही पक्के रोड्स बनाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड्स वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए दोनों तरफ आप स्नो है, तो ये आप जानते हैं एक टाइप का ये लद्दाख का सीन है, तो ऑब्वियसली स्नो ही होगा। पर जो बीच में आप ये वाला जगह देख रहे हैं, देखिए ये एक्चुअली एक माउंटेन है, एक तरफ का माउंटेन है, ये भी एक तरफ का माउंटेन है, बट ये बीच में देख रहे हैं जो काट की जगह बनाई गई है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज पास, ठीक है। एक जगह है मतलब जहां से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ये नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो एक सिंपल एक रोड बनाया हुआ है, तो अगर आप रोड बनाया है इसका मतलब क्या है, उसको नेशनल हाईवे 1 की तरह उसको मतलब बनाया गया है। लेह और श्रीनगर के बीच में जो प्रेजेंट है, उसी के बीच में जोजिला पास को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा जोजिला पास से देखिए, जोजिला पास में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि ये 24 मतलब ये मतलब साल के ऑलमोस्ट 12 महीने यहाँ पर आइस रहता है। और स्पेशली जो मतलब ठंडी वाला टाइम होता है, जहां पर अगर आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी की बात करेंगे, ये पूरी तरीके से आइस से कवर्ड होता था। मतलब पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कोई पर्सन अगर मतलब माउंटेन के उस साइड में है तो वो इस साइड नहीं आ पाता था, बिकॉज ये सारा का सारा एरिया ब्लॉक हो जाता था, बिकॉज ये पूरा का पूरा आइस से भर जाता था। बट फिर क्या किया गया, यहाँ पर एक सुरंग बना दी गई, इसे कहते हैं जोजिला टनल, ठीक है। ये एक टाइप का ऑल वेदर टनल है, इसका मतलब है हर एक वेदर के अंदर काम करेगा। इसका मतलब क्या है, अब आपके पास 24/7 और हर एक साल के अंदर आप सिंपली इस पर्टिकुलर चीज से ट्रैवल कर सकते हो। देखिए अगर आप इस कश्मीर का मैप देखेंगे तो कश्मीर के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पासेस वगैरह प्रेजेंट है। देखिए दिस इज यहाँ पर लद्दाख वाला पार्ट है, जानते हैं कि जेएनके को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जेएनके इस साइड में है और लद्दाख की साइड में है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए जेएनके में अगर ऊपर वाला पार्ट में देखेंगे, दिस थिंग इज कॉल्ड एज काराकोरम पास। काराकोरम रेंज है, इसी के बीच में बहुत सारे यहाँ पर काराकोरम पासेस प्रेजेंट है। अगर आप नीचे वाला पार्ट देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज जोजिला पास। देखिए अगर आप ये वाला देखेंगे, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज जास्कर रेंज, और जास्कर रेंज का जो बिल्कुल नॉर्दर्न वाला पार्ट है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज जोजिला पास। मतलब कि माउंटेन के अंदर एक ऐसा जगह है जहां से इंसान या फिर कार वगैरह या फिर जो भी चीज आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो सब ट्रैवल कर सकते हैं। क्वेश्चन कम्स कि जोजिला का मतलब क्या होता है। देखिए जोजिला को दो वर्ड में डिक्लेयर कर दीजिए, जोजी और ला। देखिए जहां पर भी आपको ला वर्ड दिखे कहीं पर भी, तो ला का मतलब होता है पास, माउंटेन पास, ठीक है। पास का मतलब एक ऐसी जगह जहां से आप माउंटेन से ट्रैवल कर सकते हैं। जोजी का मतलब क्या होता है, जोजी एक ऐसा पार्ट है जहां जिससे ब्लिजर्ड्स बोलते हैं। ब्लिजर्ड का मतलब पता है वो क्या होता है, ब्लिजर्ड का मतलब होता है ठंडी हवा, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। ठंडी हवा को यहाँ पर ब्लिजर्ड कहते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर ब्लिजर्ड्स चलते हैं, ब्लिजर्ड्स ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ब्लिजर्ड्स काफी ज्यादा होते हैं जहां पर ठंडी हवा चलती है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर ब्लिजर्ड बोला जाता है। और तो जोजिला आप समझ के आईसी कंडीशन के होने के कारण इसे ब्लिजर्ड बोला जाता है, और ला है इसका मतलब इसको माउंटेन पास बोला जाता है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ऑल्दो इसको जोजिला पास बोलते हैं, बट इसका नाम एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ जोजिला है, बिकॉज ला अपने आप में इसका मतलब होता है पास, ठीक है। ला का मतलब होता है माउंटेन पास। ऑलराइट, अब जोजिला का इंपॉर्टेंस ये है कि एक तरफ तो सोनमर्ग आपने नाम सुना होगा, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जेएनके के अंदर, और एक तरफ श्रीनगर प्रेजेंट है। तो एक तरफ सोनमर्ग है, एक तरफ श्रीनगर है, दोनों के बीच में जो पार्ट है दैट थिंग इज कॉल्ड एज जोजिला, जो कि कश्मीर वैली और लद्दाख वैली दोनों को जोड़ता है। जस्ट वन थिंग, देखिए अगर आप बाकी सब कुछ भूल जाए तो चलेगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला जो पास है दैट थिंग इज कॉल्ड एज जोजिला पास।
ना जोजिला पास बहुत ही ज्यादा हाइट पे है, ऑलमोस्ट 3500 मीटर ऊपर है, जो कि 11000 फीट से ज्यादा ऊपर है। ठीक है, आप जानते हैं सब चीजों को, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसको जोजिला पास को देखेंगे, देखिए हम जानते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट जो हाईवेज वगैरह प्रेजेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है। हमने अभी देखा था नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है, जो कि लेह और श्रीनगर के बीच में है, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है जोजिला पास के अंदर। अब देखिए जो श्रीनगर और लेह वाला जो नेशनल हाईवे है ना, वो बहुत सारे डिफरेंट पासेस वगैरह को ट्रैवल करता है, बहुत सारे पासेस वगैरह को पास करता है। तो क्वेश्चन कम्स कि NH1 के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो NH1 है उस NH1 के ऊपर सबसे हाईएस्ट पास कौन सा है, तो उसका आंसर होगा फोटुला पास। ठीक है, फोटुला पास। और सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज जोजिला पास। तो सेकंड हाईएस्ट है जोजिला पास, बट द हाईएस्ट इज फोटुला पास। देखिए नो वन इज गोइंग टू डायरेक्टली आस्क यू कि फोटुला पास ऊपर है, नीचे है, या फिर कहां है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फोटुला पास कहां पे प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन JNK। सिमिलरली जोजिला पास कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन JNK। और उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो याद रखनी है कि कश्मीर और लद्दाख को जो ऐड करता है, जो जोड़ता है, जो कनेक्ट करता है, दैट थिंग इज एक्चुअली जोजिला पास। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया पहले के टाइम में होता था, विंटर्स के टाइम में पूरी तरीके से क्लोज हो जाता था बिकॉज ऑफ आइसी कंडीशंस, बट देन देयर वाज टू डिफरेंट फोर्सेस। एक का नाम है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड का नाम है विनायक फोर्स यूनिट। इन दोनों ही जो ये यूनिट्स हैं, दोनों का ये मेन काम ये होता है कि इस पर्टिकुलर रोड को विंटर्स के टाइम में पूरी तरीके से मेंटेन करना है और क्लियर करना है, ताकि जो भी गाड़ी वगैरह है वो सब सिंपली ट्रैवल कर सके। अब देखिए ये जो जोजिला पास है ना, ये हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज आपको याद होगा 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था। ठीक है, कश्मीर का पार्ट जो है उसको अपने अंदर कैप्चर करने के लिए। और 1948 आते आते पाकिस्तानी के जो बहुत सारे रेडर्स थे, देखिए वी डोंट कॉल देम आर्मी बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर अटैक नहीं किया था, पाकिस्तान के रेडर्स ने अटैक किया था। मतलब कुछ लोग सिंपली मतलब सिविलियंस वगैरह थे, वो लोग हम उसे सिंपल वर्ड में टेररिस्ट बोल सकते हैं, टेररिस्ट वगैरह हमारे यहाँ पे एंटर कर गए थे और उन्होंने इस पर्टिकुलर पास को पूरी तरीके से सीज कर लिया था। मतलब 1948 के अंदर वी एक्चुअली लॉस्ट दिस जोजिला पास। और जोजिला पास हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। अगर जोजिला पास नहीं होगा तो कश्मीर और जो लद्दाख है उसके बीच में हमारे पास कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए 47-48 के आसपास में आते आते जोजिला पास पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल से बाहर निकल चुका था और पाकिस्तान के कंट्रोल में जा चुका था। बट नवंबर आते आते इंडियन आर्मी ने फिर से एक बार ऑपरेशन बाइसन स्टार्ट किया। आपने सुना होगा ऑपरेशन बाइसन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन बाइसन के अंदर जाते आते इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने साथ में मिलकर फिर से जोजिला पास को रिकैप्चर कर लिया और फिर से यहां पर मतलब हमने पहुंचा लिया। नाउ इस पर्टिकुलर बैटल के आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ऑपरेशन बाइसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर बैटल में सोचिए ऑलमोस्ट हम 3500 मीटर्स की हाइट की बात कर रहे हैं, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में 11000 फीट की बात कर रहे हैं। और 11000 फीट पे इंडियन आर्मी टैंक्स लेकर घुस गई थी। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टैंक्स, देखिए टैंक एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरिया के अंदर ही चल सकती है। ठीक है, बट इंडियन आर्मी आप समझ सकते हैं किस लेवल की कैपेबिलिटी होंगी हमारे इंडियन आर्मी की। इतनी हाई कैपेबिलिटी थी कि हम लोग ऑलमोस्ट 11000 फीट के ऊपर हम टैंक लेकर घुस गए थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मी वर सरप्राइज्ड एंड एक्चुअली रन अवे। उसके कारण हमने जोजिला पास वापस फिर से अपने कैप्चर के अंदर ले लिया था। ठीक है, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप इस पर्टिकुलर सुरंग की बात करेंगे जो कि यहां पर बनाया गया था ना, 2018 के अंदर इसको बनाना स्टार्ट किया गया था। ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर लंबा ये सुरंग है, जो कि देखिए पहले कश्मीर और जो लद्दाख वाला पार्ट है उसको बीच में ट्रैवल करने का ऑलमोस्ट 3 घंटे टाइम लगते थे। ठीक है, ऐसे घूम के जाना पड़ता था। बट जब से सुरंग बनाया तब से सिर्फ 15 मिनट पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट थिंक ऑफ द टाइम जो आप बचा सकते हैं, 3 घंटे से डायरेक्टली रिड्यूस करके 15 मिनट पे आ गया। दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टनल को बनाने के लिए ऑलमोस्ट $930 मिलियन को लगाया गया था, जो कि जब बन के रेडी हुआ तो ये एशिया का लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल टनल था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई डायरेक्शन? जहां पर इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है जहां पर दोनों तरफ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए जैसे सपोज ये रोड है, अगर आप सिर्फ मान लीजिए कि एक ही तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल। बट अगर आप एक ऐसा मतलब सुरंग है जो कि आप एक तरफ से जा भी सकते हैं, एक तरफ से आ भी सकते हैं, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज बाई डायरेक्शनल। यानी कि ये एक ऐसा मतलब सुरंग है जहां से आप कश्मीर से लद्दाख भी जा सकते हैं और सिमिलरली लद्दाख से आप कश्मीर भी आ सकते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी हम ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। बट देखिए आपको एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, कुछ दिनों पहले प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था कि ड्रोन के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसी आपको एप्लीकेशन में याद रखना है कि ड्रोन को मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो न्यूज ये है कि हमारे जो इंडिया है उसका मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर का प्रोड्यूसर है जिसका नाम है NMDC, मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसने क्या किया, IIT खड़गपुर के साथ एक टाइप का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि हम ड्रोन को यूज करके मिनरल एक्सप्लोरेशन करेंगे, मतलब अलग अलग जगहों पर मिनरल्स को जाकर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जो ड्रोन को लेकर के मिनरल्स वगैरह ढूंढने की जो बात चल रही है इंडिया के अंदर पहली बार हो रहा है, इससे पहले आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो दोनों ही जो बॉडीज है दोनों ने जो आपस में साइन किया है, इसलिए दोनों ने एक मिनरल एक्सप्लोरेशन के बीच में बेसिकली एक नया एरा को स्टार्ट किया है, बेसिकली एक न्यू टेक्निक को यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हो सकता है कि इंडिया के पास जो नॉन मिनरल्स हैं जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है अभी, उन सब चीजों के बारे में हमें धीरे धीरे मालूम होना स्टार्ट हो जाए। उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट वगैरह मेथड्स वगैरह यूज कर रहे हैं। दोस मेथड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस कि स्पेक्ट्रल प्रोडक्ट्स होते हैं, एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं, मेथड्स कौन कौन से, सब हमें हमारे काम के नहीं है। एक चीज जो पूछा सकता है कि ड्रोन का एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन
में आपको ध्यान रखना है कि मिनरल बेस्ड एक्सप्लोरेशन के रूप में भी ड्रोन को यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर स्पेक्ट्रल टूल्स वगैरह होते हैं जो कि इस चीज के अंदर यूज किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर आप ड्रोन से लेकर मिनरल्स को ढूंढेंगे तो ड्रोन को आपको इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा ना कि आप वो उस मिनरल को ढूंढ सके। सिमिलरली बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जाएंगे, किस तरीके से माइनिंग की टेक्नोलॉजीज को ढूंढ सकते हैं, मिनरल को किस तरीके से देखिए जस्ट सपोज कि अगर हमने कहीं पे मिनरल ढूंढ भी लिया तो उसको एक्सकेवेट कैसे करना है, बाहर कैसे निकालना है, इन सब चीजों की ट्रेनिंग हमें पहले से ही करनी होगी। इसी चीज को लेकर बहुत सारे जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, ये सब चीजें लगातार हो रही हैं ताकि हम इस चीज को एक्चुअली आगे लेके जा सकें। अब देखिए अगर आप एनएमडीसी की बात करेंगे, ये ऑलमोस्ट पिछले 60 सालों से, मतलब जब से हमारा इंडिया आजाद हुआ है तब से, और मतलब उसके 10 साल बाद से हम वो लगातार मिनरल्स वगैरह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ है, बिकॉज उसने हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारा रॉक का फॉस्फेट, बहुत सारा कॉपर, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, टंगस्टन, डायमंड, यहाँ तक कि जो बीच सैंड वगैरह है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली है और काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के उसने इंडियन जो भी डेटा वगैरह है, जो डेटा साइंटिस्ट वगैरह उनको प्रोवाइड किया है। सिमिलरली एमपी के अंदर काफी सारा जो आप अभी पन्ना नाम का प्लेस देखते हैं, पन्ना नाम का ऐसा प्लेस है जहां पे डायमंड की माइंस मिली है, वो सब के सब कहीं ना कहीं एनएमडीसी ने ही ढूंढ के दी है। सिमिलरली छत्तीसगढ़ के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज बेलोडा बेलमुंडी ब्लॉक, आपने इसके बारे में ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। ये जो ब्लॉक है इसके अंदर बहुत सारा जो डेटा वगैरह प्रेजेंट है, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है एक ही जगह पर। यहाँ पर कोल भी मिलता है, ठीक है, यहाँ पर फिर बहुत सारा नेचुरल गैस मिलता है, यहाँ पर आयरन मिलता है, यहाँ पर स्टील मिलता है। तो ये सब चीजें जो मिलती है, तो ये सब चीजें एक जगह पर मिलती है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें एनएमडीसी के एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही मिला था। अब सिमिलरली देखिए अगर आप एनएमडीसी की बात करेंगे तो ये पहला हमारे सेंट्रल पब्लिक सर्विस ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि जियोफिजिक्स को यूज करता है, और ये पहला ऐसा बॉडी है जो कि भुवन प्लेटफॉर्म को यूज करता है। आप जानते हैं भुवन प्लेटफॉर्म क्या है? देखिए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, भुवन प्लेटफॉर्म क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्या बेसिकली गूगल मैप्स यूज करते हैं? देखिए अगर आप गूगल मैप्स यूज करते हैं देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज जीपीएस, ठीक है, उसे जीपीएस कहते हैं। क्या आपको जीपीएस का फुल फॉर्म पता है? जीपीएस का फुल फॉर्म होता है जियो पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, या फिर जियो पोजिशनिंग ऑफ सैटेलाइट्स। सिंपल वर्ड्स में जीपीएस का मतलब होता है कि आपके जो आपका जियोलॉजिकल जो आपका पोजीशन है उसको बता सकता है। बट आपको पता है जीपीएस इंडिया का नहीं है, जीपीएस यूएसए का है, ठीक है। अमेरिका उसको मतलब जो भी अमेरिका की कंपनी आप जानते हैं गूगल है वो, अच्छा गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो अल्फाबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अल्फाबेट अभी न्यूज के अंदर भी चल रहा है बिकॉज अल्फाबेट फॉर द फर्स्ट टाइम ये स्ट्राइक देख रहा है। मतलब सोचिए गूगल के अंदर काम करने वाले लोगों ने अपने कंपनी के अगेंस्ट यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया है। तो दिस थिंग इज गोइंग ऑन इन अल्फाबेट। जस्ट रिमेंबर अल्फाबेट एक टाइप का पेरेंट कंपनी है जो कि गूगल का कंपनी है, और आप जानते होंगे गूगल का अभी हेड कौन है? सुंदर पिचाई सर उसके हेड है। और आपको आई होप आपको ये चीज मालूम होगा कि गूगल के साथ साथ में जो अल्फाबेट है उसके हेड में भी सुंदर पिचाई है। मतलब ही इज नॉट ओनली द हेड ऑफ गूगल बट ही इज द हेड ऑफ द हेड ऑफ द हेड, मतलब हेड ऑफ द हेड, यानी कि जो अल्फाबेट है उसके हेड भी यहाँ पे सुंदर पिचाई खुद ही है, ठीक है। सो अब देखिए ये चीज आप समझ गए कि यूएसए की कंपनी गूगल उसने जीपीएस बनाया हुआ, उसी जीपीएस को हम यूज करते हैं, इंडियंस भी और बहुत सारे कंट्री के लोग यूज करते हैं। बट इसी जीपीएस के बदले में इंडिया ने अपना खुद का एक भुवन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। दिस भुवन जो आप देख रहे हैं ना, भुवन भी हमारा एक टाइप का खुद का गूगल मैप्स का अपना इंडियन वर्जन है जो कि डिफरेंट सैटेलाइट एप्लीकेशन वगैरह को यूज करता है और हमारे अर्थ के 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन बताता है। स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है इंडिया को मतलब सी करने के लिए, हमारे इंडिया के डिफरेंट लोकेशन वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से मतलब वो शो कर सकता है, जहां पर इसका रेजोल्यूशन जो है इतना स्ट्रांग है कि वो 1 मीटर के डिफरेंस तक बता सकता है। मतलब ये ऑलमोस्ट जमीन के ऊपर क्या चीज रखी हुई है वो सब भी समझा सकता है, मतलब वो चीजें भी दिखा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसको इसरो यहां पर कहीं ना कहीं डेवलप करता है, इसरो यहां पर यूज कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा जीपीएस कौन यूज कर रहा है? एप्पल यूज कर रहा है, और जो हमारा भुवन पोर्टल है उसको कौन यूज कर रहा है? वो उसको इसरो यूज कर रहा है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दीस थिंग्स। ऑलराइट, आई होप आप ये चीजें यहां पर प्रॉपर्ली समझ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला के बारे में। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राफ्ट्स? क्राफ्ट का सीधा मतलब है आर्ट एंड क्राफ्ट। मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का सीधा मतलब है कोई भी चीज जो हाथ से बनाई जाती है उन सब चीजों के। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये टाइप का मेला है। मेला का मतलब क्या होता है? फेयर एक टाइप का, ठीक है। क्राफ्ट्स का मेला है, इसका मतलब बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजें यहां पर मिलेंगी। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये कि कहां प्रेजेंट है? ये सूरजकुंड के अंदर प्रेजेंट है। तो सूरजकुंड कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन हरियाणा। नेक्स्ट चीज, हरियाणा के अंदर ये हर साल एनुअली एक टाइप का मेला होता है। जस्ट रिमेंबर कि इसका वेन्यू का भी चेंज नहीं होता है, एवरी ईयर ये सूरजकुंड के अंदर ही होता है। और ये सिर्फ नेशनल मेला नहीं है, एक टाइप का इंटरनेशनल मेला है जहां पे पूरे के पूरे मतलब वर्ल्ड से बहुत सारे ऐसे कल्चरल हेरिटेज के साइट्स वगैरह, बहुत सारे फोक ट्रेडिशन, यानी कि सिर्फ इंडिया के फोक ट्रेडिशंस नहीं बट कनाडा के, यूएसए के, जापान के, हर एक कंट्री का जो अलग अलग जो ट्रेडिशन वगैरह है वो यहाँ पर आते हैं, अपने अपने चीजों को यहाँ पर शोकेस करते हैं। सिमिलरली मिलियंस ऑफ विजिटर्स हर साल यहाँ पर सूरजकुंड के अंदर आते हैं। तो अगेन इस साल का जो 19 मार्च को ये सूरजकुंड मेला स्टार्ट हो गया और कुछ दिनों तक ये चलने वाला है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है। क्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जो चीजें हाथ से बनाई जाती हैं उन सब चीजों को शोकेस करने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मेला है, दैट थिंग इज कॉल्ड सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला। नेक्स्ट चीज, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं है, मतलब ऐसा कोई दूसरा नहीं है कि दिस इज वन ऑफ अ काइंड। और सेकंड चीज, पूरे वर्ल्ड के जो आर्टिस्ट वगैरह है वो यहाँ पर आते हैं, अपने अपने कला को शो करते हैं और अपनी चीजों को यहाँ पर बेच करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली हर साल जो हरियाणा का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है वो इस चीज को होस्ट करता है और इसके थ्रू बहुत सारा रेवेन्यू वगैरह भी कलेक्ट करता है।
अब इसका एम क्या है? इस पर्टिकुलर मेला का मेन एम ये होता है कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्री से, हमारे खुद के कंट्री से जो भी वास्ट कल्चर है, जो भी वास्ट टैलेंट है, उन सबको यहाँ पर शो करना, उन सबको प्रमोट करना, ताकि बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसे देखें और उसको चीज को यूज करें। नेक्स्ट चीज, इस पर्टिकुलर क्राफ्ट्स वगैरह के अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट्स लगाए जाते हैं। देखिए, फूड कोर्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए होता है बिकॉज हमारे पूरे इंडिया का जो कुजिन्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिशेस वगैरह होती हैं, वो सब का सब आप एक जगह पर सूरजकुंड मेला के अंदर जाके मतलब यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, थ्रिल राइड्स होते हैं, ये सब भी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की तरफ से इसको हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट हर साल करवाता है। अब देखिए, हर एक साल क्या होता है, हरियाणा के साथ में एक कोई फॉरेन कंट्री होती है जो कि इसको साथ में मिलकर पार्टनर नेशन की तरह काम करती है। इस साल जो नेशन है दैट इज उज्बेकिस्तान। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, उज्बेकिस्तान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हम जानते हैं कि हरियाणा का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो हर साल उसको करवाता है। सेकंड चीज, हरियाणा के अलावा जो यहाँ पर उज्बेकिस्तान है वो इसको यहाँ पर करवाने वाला है। नाउ इन दोनों के अलावा देखिए, हरियाणा तो हर साल रहने वाला है, ये एक कोई भी एक कंट्री हर साल रहती है। देखिए, नॉट नेसेसरली कि हर साल उज्बेकिस्तान रहेगा, इस साल उज्बेकिस्तान है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कोई और हो। और सिमिलरली एक स्टेट भी होता है, एक इंडियन स्टेट होता है जो कि हर साल यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करता है, जिसको यहाँ पर एक टाइप का मतलब मौका मिलता है अपने आप को थीम स्टेट की तरह शो करने का। सिमिलरली इस साल ये मौका जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स है, जितने भी आर्ट फॉर्म्स है, जितने भी थीम्स वगैरह, जितने भी कल्चर वगैरह है, इन सब चीजों को शो करने का एक बेसिकली सिंपल सा तरीका दिया गया है इस पर्टिकुलर मेला के थ्रू। तो यहाँ पर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट वगैरह जम्मू एंड कश्मीर में आएंगे और सॉरी जम्मू एंड कश्मीर के लोग यहाँ पर हरियाणा जाएंगे और अपने अपने चीजों को यहाँ पर शो करेंगे, परफॉर्म करेंगे और ऑडियंस वगैरह को एंचार्ट करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपनी लाइवलीहुड को ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, उनका जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह उसको ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली ट्रेडिशनल डांसेस वगैरह को ज्यादा प्रमोट करेंगे। पॉइंट इज कि बहुत सारे कार्ड्स, जो बहुत सारे क्राफ्ट्स वगैरह है, कल्चर है, कुजीन्स है, हर चीज को यहाँ पर शो करने का बेस्ट तरीका है सूरजकुंड मेला। ठीक है, आई होप आप ये चीजों को प्रॉपर्ली समझ गए। नाउ आज के कुछ क्वेश्चन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव पेपरलेस लेजिस्लेचर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर मेघराज व्हिच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एनी मिसाइल विद टॉप स्पीड ऑफ 10 मैक विल बी विच टाइप ऑफ मिसाइल? किस टाइप का मिसाइल होगा? सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक या फिर हाइप्रोसोनिक? तीन टाइप के मैंने आपको ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक आपका आंसर है, कौन सा आंसर है? नेक्स्ट इज एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल कौन सा है, सुरंग कौन सा है, ये आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एम ऑफ भुवन पोर्टल एंड हु इज द ऑपरेशनल इंचार्ज ऑफ भुवन पोर्टल? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर पूछा सकता है। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री इज एक्टिंग एज द पार्टनर स्टेट विद इंडिया इन कंडक्टिंग द सूरजकुंड मेला इन 2022 के अंदर? कौन सी कंट्री है जो कि पार्टनर कंट्री की तरह यहां पर काम कर रहा है? अब देखिए, आपको याद होगा 18th ऑफ जो हमारा मार्च था उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह बचे हुए हैं जिससे हमें रिवाइज करना बाकी था, तो आज हम इसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई इज BA.2 कोविड वेरिएंट बीइंग कॉल्ड एज स्टेल्थ ओमिक्रॉन? इसे क्यों बोलते हैं? देखिए, इसे स्टेल्थ ओमिक्रॉन इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप जानते हैं कि नॉर्मल जो ओमिक्रॉन है इसके अंदर एस जीन प्रेजेंट होता है, बट इस पर्टिकुलर BA.2 के अंदर यहाँ पर एस जीन भी प्रेजेंट नहीं है। दैट इज व्हाई ये डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ ओमिक्रॉन ये अपने आप को छुपा के रखता है, इसके हमें मालूम नहीं चल पाता कि ओमिक्रॉन है कि नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेल्थ ओमिक्रॉन। नेक्स्ट इज विच आर द टॉप 3 ऑयल एक्सपोर्टर्स टू इंडिया प्रेजेंटली? देखिए, इस चीज को तो बिल्कुल डर जाइए, इसको बिल्कुल याद कर जाइए बिकॉज दिस इज वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, बिकॉज हमारा ऑयल का सप्लाई यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया। तो जस्ट रिमेंबर कि फर्स्ट पे इराक है, सेकंड में यूएसए, थर्ड पे नाइजीरिया। दे आर द टॉप 3 कंट्रीज जिससे कि हम सबसे ज्यादा ऑयल को खरीदते हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में ये तीनों कंट्री हमें सबसे ज्यादा ऑयल बेचते हैं। ठीक है, दोनों ही बेसिस में आंसर सेम है। Alright. Next question is which Indian body from India side has given $1 billion loan to श्रीलंका? श्रीलंका को लोन देने वाला इंडिया की साइड से कौन था? That was SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वाज जो इंडिया ने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के साथ, तो वो इंडिया के बिहाफ पे किसने साइन किया है? That has been signed by RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंटेरियंस हु एल्स इज एंटाइटल्ड टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? कौन है? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द क्वेश्चन दैट विल कम इज कि क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर किसी भी टाइप का पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलता है? नो, ही डज नॉट गेट्स एनी टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आपको याद होगा जो प्रेसिडेंट का जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं दे आर मेंशन्ड डिफरेंटली इन आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के अंदर उसको अलग से मेंशन किया गया है, जहां पे प्रेसिडेंट को कुछ इम्यूनिटी वगैरह अलग से प्रोवाइड की गई है, बट जो बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ में प्रेसिडेंट को कोई भी किसी भी टाइप का पावर नहीं दिया गया है, किसी टाइप का प्रिविलेज वगैरह नहीं दिया गया। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एक्ट हैज बीन मेड बाय द पार्लियामेंट टू कोडिफाई ऑल द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितने भी प्रिविलेज प्रेजेंट है, हमें पता है कुछ लोकसभा के रूल बुक के अंदर है, कुछ राज्यसभा के अंदर है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, राइट? तो इन सबको एक जगह पर कोडिफाई करके कौन सा लॉ बनाया गया है? तो आंसर इज नन। अभी तक पार्लियामेंट ने हमारे ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया है।
ठीक है, तो ये हमारे कल के क्वेश्चन थे। मतलब आई होप आप समझ गए कि 18 मार्च के क्वेश्चन थे। ये थे हमारे आज के डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं एंड आई होप कि आप अपने रिवीजन को और ज्यादा फास्ट कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू कीप अप विद द पेस, अपने पेस को और ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए। ट्राई टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज देखिए प्लीज डोंट थिंक कि आप एग्जाम नेक्स्ट ईयर देंगे या फिर उसके नेक्स्ट ईयर देंगे। जस्ट ट्राई टू गिव एग्जाम दिस वेरी ईयर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस बार आप जानते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई है। द नंबर ऑफ सीट्स इज 1011, ठीक है। सो मोर देन 1000 सीट्स यूपीएससी के अंदर, स्पेशली सिविल सर्विसेज के अंदर, यू वोंट गेट इट द नेक्स्ट टाइम। द पॉइंट इज कि आप जानते हैं पिछले 2-3 साल से लगातार जो नंबर ऑफ सीट्स आ रही है दैट इज अराउंड 750 के आसपास में, इसी के आसपास में नंबर ऑफ सीट्स आ रही है 700, 750, 800, 850, बट इट हैज नॉट क्रॉस 900 इन द लास्ट आई गेस 4 to 5 ईयर। 2016 में लास्ट टाइम अच्छे सीट्स आए थे, तो उसके बाद अभी तक अच्छे नंबर ऑफ सीट्स नहीं आए। अगेन द नंबर ऑफ सीट्स आर इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 1000, सो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस बार ही आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, किसी भी तरीके से। जस्ट ट्राई टू वर्क डे एंड नाइट। अपने जो अभी आपके एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपके रिविजंस है, उसको और ज्यादा इंक्रीज कीजिए। जो भी आपने लिस्ट ऑफ बुक्स वगैरह बना रखी है उसको और ज्यादा इंक्रीज कीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर आपको किसी भी टाइप की और कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस। मैं उसको जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑल्सो गिव अ मेल ऑन studyscore233, ठीक है, @gmail.com। मैं वहां से भी आपको जल्दी रिप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। सो पॉइंट इज, आपको अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज डू मतलब आस्क मी, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। वी वांट टू रीच टू ऑडियंस एज मच एज पॉसिबल। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट्स वगैरह प्रेजेंट हो, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितनी ज्यादा हो सके मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें पसंद आ रही है। इफ यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।